यूपी के वोट युद्ध पर चले उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब मामले में आज की सुनवाई पूरी। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं। हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब को लेकर उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, 14 फरवरी को होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब मामले से। इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट अगली सुनवाई 14 फरवरी को करेगा। तब तक पोशाक अनिवार्य होगा। जी हां, यूपी के 11 जिले, 58 सीटें, मतदान जारी है। न्यूज इंडिया भी आप सबसे अपील करता है कि पहले मतदान बाद में खान पान। जी हां, क्योंकि कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। आप जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जाकर अपनी सरकार, अपने पसंद की सरकार चुनने का ये मौका आपको 5 साल में एक बार आता है। लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। न्यूज इंडिया आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है कि अगर आपने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, जी हां, तो मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़िए। 6 बजे तक का वक्त है। जाइए और अपने सबसे बड़े अधिकार का आप इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं आगे। यूपी में पहले चरण की लड़ाई में जंग जोरदार नजर आ रही है। जी हां, जंग जोरदार आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले चरण की लड़ाई नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर। ये तस्वीरें मतदान केंद्रों की। पांच तस्वीरें, 11 जिले, 58 सीटें, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर। मतदान जारी। लगभग 50% मतदान की जानकारी। पांच तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नोएडा जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक। गाजियाबाद, मेरठ, कैराना वो जगह जहां पर चुनाव प्रचार की शुरुआत यानी कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां से शुरुआत की थी। उसके बाद मुजफ्फरनगर, ये वो इलाके हैं जहां से पलायन की बात को लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पलायन करने वालों को पलायन हो गया, करवाने वालों का पलायन हो गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने इस वक्त की बड़ी खबर हिजाब मामले में भी आई है। कर्नाटक से उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को अगली सुनवाई रखी है। हिजाब मामला जो कर्नाटक से निकलकर देश के अलग अलग प्रदेशों में फैला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ऐन चुनाव के सामने यूपी तक इसकी गर्माहट देखने मिली, जहां पर ओवैसी ने भी इसे बड़ा मसला बना दिया। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक उच्च न्यायालय से। जी, यूपी की पहली परीक्षा में 623 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी अब से कुछ ही मिनटों बाद। ऐसे में इन प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जीत का स्वाद हर कोई चखना चाहता है, लेकिन यह तो वोटर ही तय करेगा कि उसका नुमाइंदा आखिर कौन बनेगा। कैराना, नोएडा, आगरा में आज वोटिंग थी। उन कैंडिडेट्स ने अपने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया जिनकी आज परीक्षा थी। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं।
लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से लंबी कतारें लग चुकी हैं ऑलरेडी इतनी ठिठुरती हुई ठंड में। तो ये तो लोकतंत्र का महापर्व है आज। महिला वोटर्स अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेंगी, जो भाजपा सरकार ने उनको बिल्कुल प्रदान नहीं की है। हाथरस का कांड सभी को याद है, तो वो सब ध्यान में रखकर ही सब लोग वोट करेंगे। एक सुशासन एक अच्छी सरकार जो सबके लिए, सबके विकास के लिए सोचती है, हमें उसके लिए वोट करना चाहिए। नोएडा में मुद्दे ही मुद्दे हैं, पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लंबे समय उन्होंने आंदोलन किया है अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने मालिकाना हक के लिए। हमारे फ्लैट बायर्स को पोजेशन नहीं मिला, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, ना नालियां कवर्ड है, ना सीवर है, ना पानी पीने का सही आता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने बीच का विधायक चुने और इन मुद्दों का समाधान करें। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं तो 17 से अभी भी परिवर्तन में जो है उसको देख के मैं कह सकता हूँ ये बड़ा मुद्दा है और लोगों के मन में बड़ी संतुष्टि है कि भाजपा के आने के बाद यह माहौल बन पाया है। वरना तो गुंडा राज, अपराध, भ्रष्टाचार सब चरम पर सपा बसपा की सरकार में था। 11 जिले 58 सीटों को लेकर आखिर क्या है जनता का मूड, इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ राजेश बादल वरिष्ठ पत्रकार, जो कि 4 दशक से ज्यादा पत्रकारिता की हर विधा को करीब से उन्होंने देखा है, जाना है। ऐसे न जाने कितने चुनाव को बड़े करीब से राजेश बादल जी ने कवर किया है। हमारे साथ हैं, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल, हमारे साथ हैं अजय वर्मा नेता कांग्रेस, हमारे साथ अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी और पूर्वी वर्मा नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 मेहमान। आइए सबसे पहले अरविंद जी, मैं आप ही से शुरू करूं। इस समय का मतदान प्रतिशत लगभग 48 से 50% दिखाई दे रहा है। लगभग 50 मिनट का वक्त शेष। मतदान के रुझान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मतदान का जो रुझान है वो दिखाता है कि लोग घरों से निकलकर उत्साहपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनीष जी, किसी समय जब सपा की सरकार थी तो लोग अपना घर छोड़ के पलायन कर रहे थे, लेकिन हमारे 5 साल के सरकार में लोगों की घर वापसी हुई है और अधिकारियों और अपराधियों ने पलायन किया है। ये सबने देखा है। हमने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, रोड्स बनाए हैं, सड़कें अच्छी दी हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, हमने विकास के काम किए हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है। आपने पलायन और घर वापसी की बात की। पूर्वी वर्मा हमारे साथ है। पूर्वी जी, आवाज आ रही है आपको? पूर्वी जी, जहां से आप आती हैं, आज वहां किसी की घर वापसी हुई है? उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, उच्च न्यायालय की इजाजत के बाद आज उनकी भी घर वापसी है। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी इस मुद्दे को उठाने के लिए। आप देखिए, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि लोग वोट करेंगे बीजेपी को, इन लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि कैसे इन लोगों ने क्राइम को कम किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? आज की तारीख में जो आदमी किसानों का मर्डर करता है खुलेआम, वो भी साजिशन विद इंटेंट, उसको आज बेल मिल गई है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी जो यूनिवर्सिटी बनाए वो जेल में और जो किसानों का मर्डर करे वो बेल पे। मनीष जी, इस पर मैं रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। जी मनीष जी, मेरा ये कहना है कि आपको ध्यान होगा लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, चाहे जीप से कुचल के मरने की बात हो या लाठियों से पीट कर जिन निर्दोषों को मारा गया था, उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तुरंत बयान दिया था और कहा था अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। हमने एफआईआर दर्ज कराए, एसआईटी गठित की और वो एसआईटी कोर्ट के देखरेख में जांच कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन से कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते थे बलात्कार जैसे विषय में कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर प्रजापति के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ था, गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ, लेकिन सरकार उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रही थी। तो हमारी सरकार इस तरह की नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था का
शासन स्थापित किया है। और आप देखिए जो भी गुंडे हैं या वो तो जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से उनका पलायन हुआ है। तो जो आप काम है और जो तो शांति आप व्यवस्था का राज बताइए, है ये जनता के सामने है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। गुंडों को सरेआम संरक्षण आप लोग देते थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो या आतिक अहमद हो। और मनीष जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को खुलेआम धमकी दी थी कि तुम खनन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो। सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सरेआम धमकाते थे कि आपने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों किया है। सरेआम धमकाया जाता था। अरविंद जी, पूर्वी जी, मेरे साथ पैनल में कुछ और मेहमान है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सवाल अपने आप में एक लोकतांत्रिक मंच है जहां पर सबको बोलने की आजादी है, लेकिन हद में रहकर। जी हाँ, शालीनता शब्दों की बनी रहे और एक दूसरे पर आक्षेप कर से बचना चाहिए। सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, ये इंडिया का सवाल है। पूर्वी जी, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं। अजय जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अभी तक का रुझान जो मतदान का आप देखकर क्या लगता है, मतदान कितने प्रतिशत तक जा सकता है? केवल 45 मिनट का वक्त बाकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल से अनुरोध करूंगा इन प्रथम चरण की 58 सीटों के मतदाताओं से कि इस 45 मिनट में भी अधिक से अधिक संख्या में निकले और सुशासन के प्रति और देश के प्रति मतदान करें, मत करें। दूसरा मेरा यह है कि आपने जो कहा लड़की लड़ सकती हूं, हमारी नेता, हमारी पार्टी देश में उत्तर प्रदेश के लिए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बातों पे चुनाव में लड़ती कि जख्मों को पूरे देंगे, जो जख्म भर चुके हैं उनको जान के छीलेंगे। हमने देश में बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि व्यापार से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, महिला सुरक्षित से संबंधित है। आज आपने देखा कि किस तरह से किसानों के हत्यारे को जो जीप चढ़ा के मारी उसको। अजय जी, अदालत में ये अभी साबित नहीं हुआ है, तो हम इस तरह की आपकी भाषा को हम जगह नहीं दे सकते अजय जी, क्योंकि अभी अदालत में मामला लंबित है, वो जमानत पर बाहर हैं, अभी फैसला नहीं आया है। तो ये अदालत जब फैसला देगी, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ही हम इस तरह की संज्ञा दे पाएंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सरकार देखा, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन देश के 2 सबसे सर्वाधिक बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आपने कभी देखा? खैर, बहरहाल भारत में अब तक उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है, एनएसएसओ का डाटा है, मैं नहीं कह रहा। दुनिया के सभी शीर्ष 10 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर भारत है, ये WHO का डाटा है। मैं जवाब देना। भारतीय सैनिकों की शहीदों की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक है, वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है। भारत में अब तक 80 वर्षों से सबसे अधिक आय ऐसा मानता है क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट से। भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बन गया है, थॉमस राइटर्स का सर्वे है। उग्रवाद में शामिल होने वाले कश्मीरी युवा इन वर्षों में सबसे ज्यादा है, भारतीय सेना के आंकड़े। इस बार भारतीय किसानों को पिछले 18 साल में सबसे खराब कीमत का सामना करना पड़ा है, WPI का डाटा है। मैं आपको इस तरह के कितने डाटे दिखाऊं कि बेरोजगारी जी अजय जी, मैं आपसे बात करूंगा अजय जी, चूंकि ये शुरुआती दौर है तो और भी 2 मेहमान हमारे साथ हैं और हमारे साथ पैनल पर चुनाव के हमराही जिन्होंने 4 दशक में लगभग ऐसे न जाने कितने चुनाव को करीब से देखा और जाना है। राजेश बादल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ एक और सियासी मेहमान हैं, पहले मैं उनसे बात कर लूं। सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, 2 युवाओं की जोड़ी, एक साइकिल पर पैडल मार रहा है और दूसरा करियर पर बैठा है। कैसा लग रहा करियर आज के मतदान के रुझान को देखकर? देखिए अवस्थी जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं आज कि मतदान आज हमारे पक्ष में अच्छी तरह से आ रहा है। हम कम से कम 50 सीट क्यों कवर कर रहे हैं, मतलब 50 सीट हम जीत रहे हैं आज के रुझान से। बड़ा स्पष्टली मैं बता दूं, आज मुद्दा जो इन्होंने उठाया था वो पिच पे खेलने का नहीं है। वो मुद्दा इन्होंने जो उठाया था वो हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये सब नहीं है। उस पर तो जैसे इनका स्टार्ट होते हैं इंजन, उसमें पानी डाल दिया जनता ने। आज मुद्दा है, आज गन्ना बेल्ट का चुनाव हो रहा है,
गन्ना बेल्ट टोटली गन्ना बेल्ट है, इसका चुनाव इसमें है आज मुद्दा है गन्ने का, आज मुद्दा है किसान का, आज मुद्दा है बेरोजगारी का, आज मुद्दा है नौजवान का। ये मुद्दों पर आज जो है मतदान होने जा रहा है, अब हो रहा है इस समय। आप समझे, मैं बता दूं, पहले गन्ने की बात मैं कर दूं 2 मिनट। आप समझे 17-18 का अभी भी बकाया नहीं दे पाए, ये 17-18 का, ये तो बात बेकार की बात करते हैं सब। 20 करोड़ रुपया तो अभी 17-18 का बकाया है, और 2020 और 21 का 3,752 करोड़ रुपया भी गन्ने भुगतान का बकाया है, जो भाजपा के करते हैं प्रवक्ता। अभी तो ये बात है। और दूसरी बात है कि आप समझिएगा इनको कौन वोट देने जा रहा है। आज समझे, जिन किसानों को 13 महीने 700 साधक, और वो भी 13 महीने में उनके पास पानी के बौछार लगाना, कील ठोक देना, आज उनसे उम्मीद करके इनको वोट देंगे। आज पूरी तरह से नकार दिया गया है, पूरी तरह से नकार दिया। आज जनता का लावा। सुरेन जी कह नहीं सकते लखनऊ का ताला किस चाबी से खुलेगा, नकारा या स्वीकारा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। सुरेन जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं 4 सियासी नुमाइंदों पर चुनाव के हमराही राजेश बादल जी के पास चलते हैं। राजेश जी, इस समय जो मतदान का प्रतिशत सामने आ रहा है, लगभग 40 मिनट का वक्त बाकी है। आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरह से लहर बह रही थी, 58 सीटें, 11 जिले, 9 मंत्री, इनकी किस्मत का फैसला आज तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है बादल जी की आखिर ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो यहां पर हावी होंगे? देखिए मनीष जी, अभी करीब करीब पौन घंटे का वक्त बाकी है, और अभी जो 48 से 50% का जो आंकड़ा आ रहा है मतदान का, मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे के आसपास का आंकड़ा है जो अभी हमको मिल रहा है। तो जब आखिरी आंकड़ा आएगा, अंतिम आंकड़ा आएगा, तब तक ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकतांत्रिक अनुष्ठान में मतदान का प्रतिशत 60 के ऊपर जाना चाहिए, और कम से कम 70 और 80 अगर होता तो शायद और भी बेहतर होता। ये एक किस्म का अगर मान लीजिए मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता है, तो मुझे ये थोड़ा सा कहते हुए खेद होता है कि शायद मतदाता के भीतर अपने इस लोकतांत्रिक कर्तव्य को लेकर राजनीतिक दल बहुत लहर नहीं जगा पाए। दूसरी बात यह है, जो आपने मुद्दे की बात कही है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 20 जिले आते हैं, जिनके 11 जिलों में आज मतदान हुआ है, उसमें ये 2 मुद्दे सबसे उभर के जो आए हैं इस बार। वो पहला मुद्दा तो है किसानों का मसला है, और किसानों के मसले पर ये पूरा जो जाट बेल्ट आप जिसको कहेंगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहेंगे, किसानों के मसले पर पूरे 1.5 साल से उद्वेलित है, आंदोलित है, और इस मसले पर, इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सत्ताधारी पक्ष के पास उत्तर देने के लिए नहीं रहा है। दूसरा जो मसला रहा है वो है सांप्रदायिक सद्भाव को जिस तरह से चुनौतियां मिली हैं, उसने भी इस इलाके के मतदान पर काफी असर डाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि अब आरोप और प्रत्यारोप का वक्त निकल गया है, और मैं अपने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से भी कहूंगा कि अब राजनीतिक बयानबाजी एक तरह से अब नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि चुनाव का अनुष्ठान यज्ञ प्रारंभ हो गया है, अब हम अन्य मसलों पर, मुद्दों पर हम बात करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो अगर हम 48 और 50% का आंकड़ा है, वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है, और अगर ये 65 और 70 तक जाता है तो ये क्या संकेत देता है बादल जी? अगर मैं आपसे समझना चाहूं, या दर्शक जो इस समय आपको देख और सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है मतदान का ये प्रतिशत किस ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है? मतदान का ये जो प्रतिशत है मनीष जी, 2 इशारे करता है। पहला इशारा तो ये करता है कि मतदाता के मन में अभी इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, और उत्साह नहीं था इसका अर्थ ये होता है कि यथास्थितिवाद कई बार बना रहता है। तो जिस तरह से प्रतिपक्ष महीनों से ये इस चुनाव में अपने पक्ष में मतदान की जो कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि कई बार कम मतदान होने से जो किसी के जो समर्पित और प्रतिबद्ध मतदाता हैं, वो शायद उस तरह से नहीं निकल पाते। तो अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि जो 14 तारीख को जब दूसरा मतदान होगा, दूसरे चरण का, जिसमें 9 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं, ये दोनों
का जो मतदान का प्रतिशत है क्या निकल के आता है और उसका नुकसान या लाभ किसको होता है? जी, मतदान के प्रतिशत का आपने जिक्र किया बादल साहब। इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी और ताजा खबर, यूपी चुनाव 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी। मेरठ में शाम 5 बजे तक 55% मतदान, बुलंदशहर में शाम 5 बजे तक 60% मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर मेरठ से। जी हां, लगभग 60% मतदान बुलंदशहर मेरठ के इलाकों से इस वक्त की ये जानकारी। अरविंद जी, 60% मतदान 5 बजे तक। देखिए, मैं राजेश बादल जी के बात से सहमत हूं कि पहले जो डेटा आए थे 48% और 50% वो पहले के डाटा हैं, और जब चुनाव समाप्त होगा जिस समय, उस समय 60% से टोटल एवरेज जोड़ेंगे तो 60-65% और 70 तक जाए भी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लोग मतदान करेंगे। मनीष जी, कुछ विषयों को मैं जोड़ना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पे हमारे मित्र आरोप लगा रहे थे विकास को लेके, सुशासन को लेके। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा था, मैं जवाब देना चाहूंगा उसको। मनीष जी, आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर और 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ था। राजनीति सभी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें सभी करते हैं, लेकिन किसी को शुद्ध नहीं रहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने ठाना कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, और हमारा संकल्प है कि 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात मैं मनीष जी जोड़ना चाहूँगा, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने पूरे 5 साल में केवल 18,000 घर की योजना रचना करते रहे, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कमीशन नहीं मिलता था, इसलिए घर बनता नहीं था और वितरित नहीं होता था। लेकिन हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 सालों में 48 लाख बना भी दिए और बांट भी दिए। मनीष जी, यदि एक मकान का लाभार्थी 5 आदमी पकड़े रहने वालों की संख्या, पति पत्नी 2 बच्चे और माँ बाप में से कोई एक, तो 2,40,00,000 लोग लाभान्वित होते हैं। अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपकी बातें एक प्रचार के रूप में, कि आप प्रचार कर रहे हैं इस मंच पर बैठकर, और ये प्रचार होता दिखाई दे रहा है। क्या किया गया, क्या किया नहीं गया? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। अरविंद जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 11 जिले 58 सीटों को लेकर ही हम अगर अपने आप को केंद्रित रखें तो बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी 11 जिले और 58 सीटों की बात की मनीष भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, आपको पता है 2014 से लेकर और आज तक जब जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े समीकरण बनाए जाते हैं। 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी आई थी, बबुआ और बुआ की जोड़ी भी बनी थी, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आता है तो दावे टाए फिस हो जाते हैं। हमने जमीन पर काम किया है और कानून व्यवस्था की राज कायम करके दिखाया है, और आप देखिएगा हर बार की तरफ इस बार भी जब चुनाव रिजल्ट आएंगे तो जनता का विश्वास स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पक्ष में दिखाई देगा। जी, पूर्वी आपके पास आता हूं। पूर्वी, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी पूर्वी, इस बार जिन्ना नहीं गन्ना चला, लेकिन जिन्ना का जिस तरह से जिन्ना के मुद्दे को आप लोगों ने उठाया था, सुरेंद्र शर्मा जी जो आपके अपने साथी हैं, उनका ये कहना है कि जिन्ना नहीं गन्ना चला है। जी, देखिए, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन्ना को उठाया नहीं था, उनका स्टेटमेंट तोड़ मड़ो करके बोला गया। उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया था, पर उनका मतलब यही था कि हम वही बातें करेंगे जो देश के हित में होंगी, कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे। और अभी आपने खुद टोका है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आप उनका मिजाज देखिए, इनको पता है। आपने कहा कि हम वेस्टर्न यूपी में चुनाव के ऊपर बात करेंगे, तो देखिए मैं उसी पे बात करना चाहूंगी। इन लोगों को पता है कि वेस्टर्न यूपी से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ये लोग प्रचार प्रसार करने लगे हैं टीवी के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात तो ये। बहन जी, हर चुनाव के पहले आप दावा करते हैं आप लोग की भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो हम क्या करें? इस बार भी जनता हमें आशीर्वाद देगी। अब आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमने टोका नहीं आपके बारे में, अब आप मुझे बोलने दीजिए। तो जनता ने आपको 3 बार भरोसा करके देख लिया, पर इस बार जो वीडियोस आ रहे हैं वेस्टर्न यूपी से, युवा खास तौर पर कह रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, ना एम्प्लॉयमेंट मिला है, ना सुरक्षा मिली है कोई एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार है ही नहीं।
दूसरा, भाई। किसान जो थे, जी, अरविंद किसान जी। परेशान है ना, गन्ने का पेमेंट मैं हुआ। बोलूं? मैं लखीमपुर खीरी से आती अरविंद जी, हूँ। उनको बोलने हमारे दीजिए। चुनाव में, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। चुनाव में आके यहाँ पे मोदी जी ने कहा था लखीमपुर चीनी का कटोरा है, और वैसे ही वेस्टर्न यूपी में भी चीनी का काम होता है, गन्ने की वहाँ पे बहुत बड़ी पैदावार होती है। तो हम इन जिलों में 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। मुझे लगता नहीं वो पेमेंट 14 महीने में भी हो पाई थी। मनीष भाई अभी जवाब भी दे दूं इसका जी। मैं? अभी भी आता नहीं, हूं, दो अरविंद जी, चीजें और, दो बोल लेने चीजें और मेरी सुन लीजिए। जी। और जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि इन्होंने आवास बनाए, तो जरा पूछ लीजिए लोहिया आवास क्या थे। जो पुराने आवास बने हुए थे जिसमें गरीब लोग रहते थे, या जो क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते थे, तो उनके आवास तो हम लोग पहले ही बना चुके थे। हमारे ढर्रे पे आपने काम किया है। 5 साल में किसी भी जिले में आप बता दीजिए कोई भी नई योजना लागू हुई हो। आप बोल रहे हैं कि सड़कें बना दी, आप बोल रहे हैं शौचालय बना दिए। आज की तारीख में आप आप सुनिए, आप धरातल पर आइए, आप धरातल पर आके देखिए, अगर वो शौचालय फंक्शनल है, किसी में सीट नहीं है, किसी में पानी का प्रावधान नहीं है, किसी में, मुझे बोलने दीजिए मनीष थोड़ा भाई सा। मैं जवाब दे देता हूँ। जो पूर्वी विवाद विषय उठाए हैं, जवाब दे देता हूँ। पूर्वी जी, फिर आगे पूर्वी बढ़ेंगी तो मैं जी, जवाब पूर्वी जी, दूंगा। अरविंद सिंह इस पर आपके तमाम सवालों पर एक रिबटल देते हैं, तो मुझे अजय वर्मा, सुरेंद्र शर्मा जी और चुनाव के हमराही राजेश बादल जी के पास जाना है। मनीष जी, मैंने अपनी बहन को सुना, हमारे ऊपर आरोप किस तरह के लग रहे हैं कि जब अभी मैंने कहा कि 59 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं, तो आरोप ये लगता है कि मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीज बोते ही क्या बट वृक्ष हो जाता है? हमने ये बड़ा कदम उठाया है, पक्ष विपक्ष दोनों की लोकतंत्र में भूमिका होती है। बड़े मन से कम आप लोग प्रशंसा तो करते इस जनहित के काम के लिए, लेकिन नहीं, आलोचना के लिए आलोचना। मनीष भाई, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो भी विकास काम हमने करके दिए हैं, समाजवादी पार्टी एक ही आरोप लगाती है कि हमने सोचा था। हाँ, आपने सोचा होगा, आपने केवल मन में सोचा था, पेपरों पे प्लान बनाया होगा, हमने उस प्लान को जमीन पर उतार कर दिखाया है। हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए था। आपका लोहिया आवास की आप बात कर रहे हैं, जमीन पर क्या उतरा, ये जमीनी हकीकत 10 मार्च को पता चलेगी। लेकिन इस वक्त हम फिर एक बार न्यूज इंडिया आप सबसे अपील करता है, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके 11 जिले 58 सीटें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो सीधे इस वक्त अपने घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र की ओर जाइए और साथ में 4 और लोगों को प्रेरित करिए कि जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में जाकर अपना अनुष्ठान में आहुति डालें। अजय वर्मा जी, अजय जी, पिछले यानी कि 2017 के चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 58 सीटों में 53 सीटें बीजेपी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीट बहुजन समाज पार्टी। आप तो ना 3 में ना 13 में। अजय जी देखिए मनीष जी, हमने पहले दिन से हमने कहा कि हम देश के मुद्दों पर, पहले ये लोग चुनाव लड़ते थे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी, अब नौकरी की बात नहीं करते, नौकरी पे रोजगार पे चुनाव नहीं लड़ते। पहले कहते थे कि गरीब अमीरी की खाई पाट देंगे चप्पल वाला, आप चप्पल वाले की बात नहीं करते, क्योंकि वो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपको जनता क्यों लगातार ठुकरा रही है, जरा इस पे भी प्रकाश डालिए। आलोचना तो कर लेंगे आप, सुबह शाम आप लोग दोनों टाइम मोदी को गाली देते हैं, वो तो कर लेंगे, हम गाली किसी लेकिन को नहीं आपकी क्या उपलब्धियां हैं ये तो बताइए। क्या कारण है कि 89 से लेकर 1989 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुला है? क्या कारण है कि सरकार का मुंह नहीं देखा आप लोगों ने? कुछ तो कारण रहा होगा कि जनता इतने लंबे समय से ठुकरा रही है, और कुछ तो कारण होगा कि आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमेठी छोड़ के भागना पड़ा, जवाब ले ले, आपका परंपरागत सीट थी आपकी। अजय जी आपका जवाब। देखिए मनीष जी, मैं ये बताऊं आपको कि कुछ तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपना चुनावी एजेंडा लेकर रोजगार के ऊपर, महंगाई का जो उच्चतम स्तर है उसके ऊपर, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर, उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक पद, अब देखिए इनकी हार इसलिए हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री को अनकट चुनाव से ठीक 1 दिन पहले आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या 70 मिनट तक टीवी पे आ जाएंगे प्रभावित करने के लिए? प्रधानमंत्री के पास तो और बहुत काम होते हैं, वो तो संवैधानिक पद पे हैं, उनको तो देश चलाना है उनको, लेकिन चूंकि उनकी हार हो रही है, टीवी जरूर कुछ चैनल उन्हें दिखा रहे हैं, जीत रहे हैं, 19 से नहीं है।
हम लोग मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस हमें पार्टी, पता है, हमारे नेता राहुल प्रधानमंत्री जी गांधी, जब बोलते हैं तो आप लोगों को घबराहट होती है। आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री इस देश के बहुत लोकप्रिय हैं, वो कुछ नहीं, हमें बात नहीं घबराहट बोलते हैं होती। तो जनता पे उसका असर होता है। देश इसलिए के आप लोग, लोगों को देश डर के लोग, लगता है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मनीष जी, दिक्कत हो देश जाएगी, के लोग क्योंकि वो वो इंतजार जमीन की कर बात रहे हैं कि करते हैं, कब वो अच्छे गरीब दिन की बात आएंगे, करते हैं, वो कहाँ है वो किसान की बात नोटबंदी करते हैं, वो मजदूर नोटबंदी की के बात बाद वो करते अच्छे हैं, दिन, वो एक देश की कतार में अर्थव्यवस्था खड़े खत्म पिछड़े हो गई, आदमी देश की बर्बाद बात हो करते गया, हैं। वह अमीर इसलिए गरीबी आप की खाई बढ़ गई, लोगों यहाँ को पर दिक्कत होती करोड़पति है। 102 के बदले 143 खरबपतियों की संख्या बढ़ गई। वो देश के लोग घबराते हैं अजय तो जी उनके इसका झूठ से जवाब दे घबराते देता हैं। हूं, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना देश के बंद लोग करिए। झूठ से आप घबराते क्या हैं। चाहते हैं ये चाइनीज झूठ कंपनियां दिखाते इस हैं, देश झूठ में कब्जा कर बोलते ले? हैं, झूठ पे आप क्या सोते हैं, चाहती हैं झूठ कि खाते चाइनीज हैं। कंपनियां ही एक सामान इनका बनाएं आईटी सेल और झूठे भारत आंकड़े केवल लेके आयातक आता देश है। बनकर रह और जाए? केवल दुख हमें इस आपकी बात क्या का है कि मंशा है गृहमंत्री, कि प्रधानमंत्री, चाइनीज रक्षा कंपनियों का मंत्री, भारत केवल 50 आयातक मिनिस्टर, बनकर रह जाए? 12 चीफ इसलिए मिनिस्टर, आप 200 लोग MP, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करिए। हमें पता है कांग्रेस इंडिया और का चाइनीज सवाल कंपनी के बजट पर नहीं है। समझौता है। अरविंद जी, इंडिया का इसलिए सवाल आप बजट पर भारतीय नहीं है। उद्योगपतियों के पक्ष में अरविंद जी, आप अजय बयान जी, देते हैं। इंडिया का सवाल बजट पर नहीं है। इंडिया का सवाल बजट पर नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के पहले चरण को लेकर और खासकर यूपी की 58 सीटें 11 जिलों को लेकर है। भाई वह विषय उन्होंने उठाया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैंने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया। मनीष भाई, ये भारत के लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप खत्म करना चाहते हैं। देश में आपके परिवार अजय में जी, है, अजय जी, आपातकाल अरविंद तो जी, आपने ठोका अजय है। जी, अरविंद जी, हम ये हिसाब बाद में कर लेंगे किसी और डिबेट में कि अर्थव्यवस्था क्या है और मनीष कौन जी, किसका हिसाब इनकी dictatorship चुकता कर लेंगे। ये देखिए, मतदाता जानता अपने है, टाइम पे ये मतदाता बोलेंगे, जानता है, मतदाता जानता है कि 5 साल में उसे जो अधिकार इस संविधान ने दिया है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का, वो हिसाब चुकता करना जानता है। अजय जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। जी देखिए, मैं अभी अपने मित्र बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये 2 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको कोई समर्थन नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हम में कुछ था ही नहीं तो आपके गृह मंत्री जी क्यों हमें निमंत्रण भेज रहे थे? बताइए ना हमें कि आप क्या आप हमारे साथ आ जाओ, हारने मतलब चुनाव के बाद आ जाओ, ये इस तरह का। अगर आप समय देंगे तो इसका मैं जवाब दे अब दूंगा। आप सुन लीजिए, पहले बीजेपी प्रवर्तन रिक्वेस्ट करा, मैं बोला नहीं था, आप सुनते रहे, जवाब दिए मुझे, मैं भी दूंगा बहुत बढ़िया जवाब। अब मेरे पास बहुत बढ़िया जवाब है। और मैं पहले तो आपको ये बता दूं, आप परेशान ना हो, 10 तारीख को 10 बजे उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सूर्यास्त करने जा रही है। आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस कर रहा हूं, मैं किसी घमंड में नहीं कह रहा, मैं कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूँ और मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को अभी। और इसका जवाब दे दूं सुरेंद्र भाई? मेरे जवाब अभी जवाब मत दो, मेरे बहुत सवाल है, मैंने बहुत सुना तुमको। आप सुन लीजिए मुझे। आप मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको जवाब दे दूंगा। अरविंद जी, अरे भाई बोलने को दो ना मुझे भी। आप अपनी अपनी तो क्या होता है, मेरे नहीं सुनोगे क्या? आप मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए ना मुझे। डिबेट डिरेल मत कराइए। अरे मनीष जी को डिबेट चलाना। अरविंद जी, अरविंद जी, चिंता मत करिए। आप सुनते नहीं किसी की। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। आप सुन लीजिए, आप कहाँ चले गए थे किसानों को बनाने के लिए? आपने 13 महीने क्यों नहीं बात करी थी उनसे? आपने फरियाद में डंडे क्यों बता दिए लोगों पे, नौजवान पे? नौकरी तो मांग रहे थे वो आपसे, क्या करने गए थे? आप बहुत कानून करते हैं, बात कर रहे। गोंडा की लड़का क्या हो जाता अभी कुछ दिन पहले? आप बताइए बुलंदशहर में क्या हो जाता कुछ दिन पहले? अभी आप बताइए, आपकी सरकार ने कितना पुलिस, आपकी डबल इंजन की सरकार ने पुलिस को क्यों मोदी जी के, योगी जी के घर पे पीट दिया? सुरेंद्र भाई जवाब दे देता हूँ, जवाब ले लीजिए। आप कानून की बात करते हैं बहुत। आप बताइए ना, आज स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कानून की आप समझे, किसान बेहद नाराज है, लावा फूट रहा है। सुरेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब तो सुन लीजिए। 5 सीट नहीं मिलने जा रही। चलिए सुन लिया, पश्चिम में भी। चलिए सुन लिया, वो सीट आपको नहीं देना है, इस देश के अरविंद जी, अरविंद जी, सुरेंद्र जी, अरविंद जी, सुरेंद्र जी, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। आप तब तक सारे पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। हमारे साथ राजेश बादल जी हैं। राजेश जी, आपने चारों सियासी दल के नुमाइंदों को आपने सुना। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 58 सीटों को लेकर कौन सा ऐसा मुद्दा है, चाहे किसान हो, मथुरा में भी आज मतदान हुआ। राजेश जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा था, अयोध्या काशी में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। आज मथुरा में भी श्री गणेश के बाद श्याम की बंसी बज गई। जी मनीष जी, आपने ठीक कहा। लेकिन जब हमने ये शो शुरू किया था 5 बजे, आप देखिए स्क्रीन पर जो आंकड़े आ रहे थे
वो 48 और 50% आंकड़े आ रहे थे। हमारे राजनीतिक दलों के सहयोगी और प्रवक्तागण आपस के बयान युद्ध में उलझे हुए थे, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं कि इस वक्त स्क्रीन पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को प्रदर्शित करने वाले हैं। और ये आंकड़े इस वक्त जो आ रहे हैं करीब करीब 4 बजे के आंकड़े हैं जो 60% को पार कर रहे हैं। जो आप देखिए कि 55, 60, 57, 58, तो इसका अर्थ यह है कि जो अंतिम आंकड़ा आएगा जब आज के मतदान का, तो वो 65 से 68 या 70 के आसपास होगा। अब हम ये बात कह सकते हैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक कि आज के मतदान का संकेत और रुझान क्या हो सकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं मनीष जी कि देखिए, लोकतंत्र में मतदाता केवल सरकार ही नहीं चुनता है, वो सरकार पर सवाल पूछने वाला एक प्रतिपक्ष भी चुनता है। खेद की बात यह है कि पिछले चुनाव में जो नतीजे आए थे उसमें प्रतिपक्ष बहुत ही दुर्बल और दीनहीन आकार में था, निर्बल आकार में था। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत 65-70 तक आता है तो इसका अर्थ यह है कि हम ये आशा करें कि जो भी सरकार बने उसके सामने जो प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की गाड़ी जो है सही तरीके से, विकास की गाड़ी सही तरीके से दौड़ती है। ये नहीं हो सकता कि एक पहिया गाड़ी का ट्रैक्टर का हो और दूसरा पहिया कोई बैलगाड़ी का हो या छोटी गाड़ी का हो। दोनों पहिए बराबरी के होने चाहिए, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के मतदान के प्रतिशत का जो संकेत है और जो आखिरी आंकड़ा आएगा उसमें मतदाता जो है सरकार ही नहीं चुनेगा, वो एक मजबूत प्रतिपक्ष भी चुनेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। बादल जी, मेरा सवाल आपसे था कि इन 58 सीटों पर आपको किसानी बड़ा मुद्दा लगता है या इसके अलावा पलायन? जी हाँ, पलायन को लेकर भी बीजेपी ने बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया था। विकास के मुद्दे कहीं दबे दिखाई दिखते हैं। देखिए, किसान एक वर्ग है और मनीष जी, मैंने अभी कहा था कि इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान वो सवर्ण भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी है, सभी वर्गों में है। तो जब किसान एक वर्ग के रूप में प्रभावित होता है या पीड़ित होता है तो उसके जज्बात, उसके आक्रोश, उसका भावना, उसका मन जो है वो चुनाव के दरमियान प्रकट होता है। अब मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि पिछले साल 1.5 साल में किसान आंदोलन जिस तरह से हमारे देश में पनपा है और किसानों के मसले पर जिस तरह से आंदोलन चला है, उसने कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रश्न चिन्ह तो लगाया है। तो किसानों का मसला तो यकीनन बहुत गंभीर मसला रहा है और उस पर मतदाता निश्चित रूप से अपनी सरकारों से उत्तर चाहेगा। दूसरी बात जो आपने पलायन की बात कही है, लेकिन मैं पलायन को केवल इस पलायन से ही नहीं जोड़ता हूं। पलायन हमने देखा है कि जो पिछले 2-3 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से कोरोना काल में भी जो पलायन हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उससे भी अप्रभावित नहीं रहा है। और उस पलायन ने लोगों को उस विभीषिका की याद दिलाई है जो आजादी के बाद जिस तरह से हमारे बंटवारे के समय हुआ था। एक आंकड़ा जो आया था वो ये कहता है कि ये जो पलायन है या इस तरह से अपनी जड़ों से उखड़ के लोग वापस अपने अपने घरों में और दड़पों में और गांवों में लौट रहे हैं, अपने रोजगार के ठिकानों से पलायन करके लौटे हैं, उनकी अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। तो जो आर्थिक झटका, कारोबारी झटका, रोजगार का झटका लगा है उस पर भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल इस मामले में सवालों के घेरे में। अरविंद जी, बादल जी ने वो सवाल उठाए हैं जो कि अपने आप में इस पूरे चुनाव में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बादल जी ने जो बात कही है, ऐसा लगता है कि इसके जवाब तो मतदाता जरूर मांगेगा। देखिए, राजेश बादल जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था बिंदुवार। अरे आप क्या ध्यान से सुनेंगे? आपके पास झूठ दिखाने के अलावा झूठ बांटते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठे आंकड़े, झूठ, हर चीज झूठ पे पैदा करते हैं। आप क्या सुन रहे थे? अरविंद मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा आपका नाम। आपकी बारी, राहुल गांधी जैसे कंफ्यूज मत होइए, आपकी बारी आएगी, मनीष जी कहेंगे तो आप बोलिएगा। मैं तो राजेश बादल जी के बयान पे मेरी टिप्पणी मांगी गई है, वो मैं टिप्पणी दे रहा हूँ। आप राहुल गांधी जैसे क्यों कंफ्यूज हैं? अरविंद सिंह मेरा नाम है, आप क्यों बीच में कूद पड़े? आपसे तो मनीष जी ने पूछा नहीं था, आपको बोलना था तो आप
लेके बदल बोल दीजिए। लेते, यहाँ आप बोल आम लेते। आदमी- और यहाँ आम मनीष आदमी जी ने तानाशाही ठीक से कहा परेशान है है, कि आप नौकरी मिलने उत्तर नहीं, प्रदेश में रोटी न तो मिलने 3 नहीं, में है न 13 में गेहूं, है। पेट्रोल बढ़ा दिया आप आपने उत्तर 100 रुपए प्रदेश से में ऊपर, न तो 3 में सरसों है का न तेल 13 में। और 220 मनीष रुपए भाई से एक ऊपर, जवाब मैं देना चाहता हूँ, अकोला तलो ये रोजना पेट्रोल 1 डीजल थी, की बात कर रहे हैं। आज नोएडा में अकोला जो तलो पेट्रोल रोजना का एक रेट योजना है थी, सरसों का उसके तेल तुलना 220 कर में दिया। जयपुर में 10 4 रुपए ज्यादा करोड़ का पेट्रोल मिडिल महंगा स्टॉक बिक पूरा रहा पढ़ा है। रहे जयपुर हैं में तो और इनकी आपके सरकार है, भी धंधे कांग्रेस की चौपट हो रहे सरकार हैं। है। मजबूरी तो जरा आपकी है कि जवाब आप एक दीजिए, CD ले आपको आते इतना हैं। ही गरीबों और का CD दुख लेकर है उस CD और को पेट्रोल IT की से महंगाई BJP की को इतनी ही प्रचारित और चिंता है, प्रसारित करते तो हैं। आप भाइयों, भाजपा बहनों, शासित मित्रों, राज्य के तुलना में झूठ 10 बोलो, रुपए महंगी पेट्रोल अपने झूठ दिखाओ, शासित राज्य झूठ राजस्थान में उगाओ, क्यों बेच रहे हैं? ये आपकी झूठ पे पोल खाओ, खोलती है। आपके पास झूठ जवाब है बोलो। क्या? थोड़ा आप तमीज GDP सीखिए, खत्म जिससे हो बोलने गई, को कहा गया है नौकरी मिल वो नहीं बोल रही है। लेता, फिर आपसे 4 कहा जाता आप 16 बोलते। करोड़ लोगों लेकिन की चूंकि नौकरी उत्तर छूट प्रदेश गई। में कांग्रेस इस न तो भारत 3 की में है न गति 13 में जीरो है, होती जा वो रही तो कहीं है नहीं। लोग रोटी अब बोलना खाने को है, अपना बातें विकास हैं, समझ बातों रहे का हैं। क्या? आपकी बस पार्टी लोग बयान रोटी बहादुर खाने को पार्टी अपना है। विकास समझ सुबह रहे हैं, आपके इससे नेता ज्यादा और उठते कुछ हैं, नहीं समझ एक रहे ट्वीट कर देते इस हैं भारत को और उस बचाओ और ट्वीट का बीजेपी जो को भगाओ। ये रिजल्ट लोग कह आता रहे है, हैं, मैं नहीं प्रतिक्रिया कह रहा। आती है, मैं तो उसकी चाह रहा हूं सफाई कि और आप जवाब दिन आएं, भर देते रहते आप हैं। एक्सपोज हो, और उसके बाद आपकी जब मन उठ तानाशाही जाता है और अगर तो गलती विश्व से के आपकी भ्रमण पे सरकार निकल बन जाते गई, हैं। इसके गलती अलावा से आपकी आप जीत पार्टी गए, काम क्या करती है आप बताइए ना। इस देश के और लोग, आपका उत्तर नारा प्रदेश के है लोग लड़की समझ हूँ, लीजिए, लड़ सकती हूँ। पेट्रोल ये 150 नारा रुपए लीटर केवल हो परिवार जाएगा के लिए है और ये कि किसानों राहुल के गांधी कानून- केवल काले सक्षम कानून नहीं फिर है, वापस आ मैं भी जाएंगे। सक्षम हूँ, मैं भी अध्यक्ष हो सकती किसानों हूँ, के तीनों मैं भी काले कानून कांग्रेस फिर की वापस आ नेत्री हो जाएंगे। सकती हूँ। ये तो तो ये इंतजार कर प्रियंका रहे जी हैं। का जो पेट्रोल नारा है वो 150 आपके रुपए, परिवार के लिए है। सरसों का तेल जो 250 परिवारवाद रुपए, जो किसानों के काले आपने कानून फिर वापस जमा हो रखा जाएंगे। है ये और तो जो तैयार कब्जा बैठे कर कि रखा है चुनाव पार्टी खत्म में, हो, उसी इसलिए उसी रोके के हुए फेवर बैठे में हैं। नारा है। आपका उद्देश्य प्रियंका और जी ये आपका कहना टारगेट चाहती हैं केवल कि ये मैं भी है लड़ सकती हूँ, कि गेहूं 100 केवल रुपए राहुल किलो ही बिके नहीं लड़ सकते हैं हिंदुस्तान पार्टी में, मैं भी आ पेट्रोल सकती हूँ, 150 से 200 मैं भी रुपए किलो इम्पोर्टेंट बिके इतना ही है ना। और यहाँ पर नहीं जो तो है आपकी आप जो इस वक्त पोस्टर आप गर्ल ये थी करना महिला जो चाह रहे हैं, जो आप मौर्या दिखाना जी, उनको चाहते क्यों आपको हैं, छोड़ के जाना पड़ा? कानून उन्होंने तीनों तो फिर आपका काले कानून इतिहास लगा बयान देंगे कर आप। दिया है, ये तो आपकी उन्होंने नीति और आपकी नियत सच्चाई पे तो खोल दी अरविंद है, जी, उन्होंने अरविंद दूध का जी, दूध और वोट पानी का रहेगा। पानी कर दिया है। अरविंद जी, मनीष भाई अरविंद जी, एक बात हमारे बताइए। 5 पैनलिस्ट में हमारे बीच एक महिला प्रवक्ता भी है, पूर्वी। पूर्वी, मेरा सवाल आपसे, जी हाँ, साइकिल चलती है, आमतौर पर ये कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि साइकिल दौड़ेगी, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों अगर एक पहिया है, दूसरा, तो इस साइकिल में सबसे पहिए में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है वॉल। अगर वो वॉल अलग कर दिया जाए तो साइकिल पंक्चर हो जाती है। इस समय अगर साइकिल चलने के साथ साथ इसे दौड़ाना है तो आखिर आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लगता है जो कि जनता के बीच आप लोग लेकर गए और वही सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने बात की है वो इनफैक्ट एक नहीं है, 2 मुद्दे हैं। एक तो है कि जो किसान हमारे वेस्टर्न यूपी बेल्ट में हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, और दूसरा जो हमारे युवा हैं, ये मेन मुद्दे रहे हैं। महंगाई भी है, महिलाओं की सुरक्षा भी है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, सारे ही मुद्दे अहम है क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कुछ किया तो है नहीं, तो हम लोगों को तो बिल्कुल शुरुआत से काम करना पड़ेगा ताकि यूपी को, जनता को हम लोग फिर से सच में विकास की राह पर ले जाएं और सच में हम उनको करके दिखाएं कि आप लोग का मान सम्मान की जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी ने ली है। तो ये 1 या 2 मुद्दों की बात नहीं है, काफी चीजें अहम हो जाती हैं। देखिए, युवाओं के पास आज की तारीख में रोजगार नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बात हुई थी कि इन लोगों ने कहा था हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे देंगे, और पिछले हफ्ते का ही डेटा कहता है 3 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं पिछले 2 सालों में। उसके बाद महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। अभी मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बोल रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, आपसे बजट तो बढ़ाया नहीं जाता है। आज भी देश का बजट, मेडिकल जब बजट की बात करते हैं 1.2 से 2% के बीच में है। इनफैक्ट वो बढ़ा भी नहीं, 2% भी नहीं पहुंचा। मैं पेशे से डॉक्टर हूं तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं काफी टाइम से। हमारे यहाँ लखीमपुर की मैं रहने वाली हूँ, आपने जमीन तक तो अभी एलोकेट कर पाए हैं, बड़ी बात करते हैं, भवन तक तो बन नहीं पाया है हॉस्पिटल की। हमारे यहाँ जब सरकार थी, हम लोगों ने हमारे एक कस्बे में मदर एंड चाइल्ड ट्रॉमा सेंटर बना के खड़ा कर दिया। आप ये आलम देखिएगा कि इन लोगों ने उसकी फंडिंग रोक दी। डॉक्टर पूर्वी, आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मतदाता, जी हाँ, मतदाता ये जानता है कि आखिर उससे
किसके नाम पर उसे अपनी उंगली दबानी है, किस बटन जी, पर जी। वो अपनी उंगली दबाएगा, जी, जी। किसने क्या मतदाता किया जो है, क्या नहीं किया। 5 साल लोकतंत्र के के- ऑडिट के आज रिजल्ट का वक्त है, यानी कि परीक्षा का आज परीक्षा में जी, जी। मतदाता अपनी बटन दबाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा ये 10 मार्च को आएगा। डॉक्टर पूर्वी, पर डॉक्टर इसमें मैं पूर्वी, ये जरूर बताना चाहूंगी, मतदाता मन बना चुका है। आज लोकतंत्र का महापर्व की देखिए शुरुआत हो चुकी है और मैंने इतनी एक्साइटमेंट देखी है युवाओं में, जो डॉक्टर वहाँ पे पूर्वी, वेस्टर्न यूपी में जो डॉक्टर महिलाएं पूर्वी, हैं। डेमोक्रेसी जी। में, डांस ऑफ डेमोक्रेसी में अगर मतदाता नाचते झूमते गाते अगर मतदान केंद्र की ओर जा रहा है तो ये वाकई लोकतंत्र का महापर्व है। अजय वर्मा, अजय जी लास्ट कमेंट के लिए मैं आपके पास आया हूं। अजय जी, इस समय 6 और चरण के मतदान अभी बाकी हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, अभी ऐसे कई सारे मुद्दे जो सामने आएंगे। देखिए, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, हमने कहा हमें सत्ता भोगी नहीं है। नहीं ये लोग भगवान राम के नहीं, नाथू राम के पुजारी हैं। पूरा नाथू राम की विचारधारा, पूरा इनकी खानदान विचारधारा। पंडित नेहरू से लेके और आदरणीय सोनिया गांधी तक सत्ता के पीछे पीछे ही दौड़ता रहा। आप सत्ता भोगी नहीं है। अरे क्यों इतना झूठ बोलना चाहते हैं? महात्मा गांधी जिस पार्टी के अध्यक्ष अरविंद होते जी, थे, मुझे बहस उस खत्म पे करनी आप है, लोगों ने कब्जा मुझे कर बहस लिया। खत्म करनी है सत्ता अरविंद टूटी जी। नहीं है। अजय जी, अजय जी पार्टी लास्ट का 10 कब्जा सेकेंड टूटा आप नहीं अपनी है। बात करें और आप कहते तो हैं मुझे सत्ता भोगी नहीं सुरेंद्र है। शर्मा जी और राजेश बादल जी के पास जाना होगा। अजय जी, तो इन्हें चुप तो करे, जब तो मैं बोलूंगा। नहीं, आपने भी माइक बीच में अरविंद जी, बोला था ना, अरविंद जी, इन्होंने अरविंद जी, बीच में देखा बोला था। देखी नहीं, देखा देखी ठीक है, नहीं, मैं वार देखो, पलटवार नहीं, आप कह रहे हैं वक्त तो कम मैं है, मान लेता वक्त हूं, कीमती है, वक्त कीमती है, देखिए, कुछ ही देर का वक्त बाकी है, 12 मिनट। मनीष जी, बात यह है कि इस देश में कुशासन के खिलाफ, रोजगार के न मिलने के खिलाफ, कोविड के मरे हुए लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला था, अरे और आपका बेरोजगारी शासन के दुनिया उच्चतम को स्तर पता के है, खिलाफ 1 रुपए में लोग 15 वोट दे पैसे रहे जमीन पे हैं। पहुंचता और इन था। देश 1 के रुपए 5 में स्टेटों 15 में पैसा जमीन पे पहुंचता था। और ये आपके नेता अरविंद राजीव गांधी जी, का अरविंद जी, बयान था अजय जी, कि 1 अजय रुपए जी, बेचता हूं तो अजय 15 जी, पैसे मुझे मिलता इंडिया है। का सवाल बहस सुशासन खत्म पता करनी है। कांग्रेस के राजेश समय बादल कैसा जी, सुशासन राजेश होता था। जी, राजेश जी लास्ट कमेंट, राजेश जी लास्ट कमेंट, मुझे बहस खत्म करनी है। इस समय अलग अलग पार्टी, अलग अलग बातें, अलग अलग वादे। राजेश जी, 6 चरण अभी और बाकी हैं। आपको क्या लगता है कि ये सियासी दल किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कि वही घिसी पिटी बातें जो पहले चरण के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने सामने लेकर आई थी? देखिए, मुद्दे की जहां तक आप बात करते हैं, आने वाले 6 चरणों में हम सब जानते हैं कि जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उभर कर आए हैं वो मोटे तौर पर 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है वो भयावह स्वरूप हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसका अभी तक कोई समाधान लोगों को और मतदाताओं को नहीं मिला है। और जब बेरोजगारी यानी नौजवान खून जब इस तरह से उद्वेलित होता है तो वो पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है। दूसरा हमने जो देखा है, जो बड़ा मसला हुआ है वो किसानों का मसला हो रहा है। किसानों के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपनी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, और अभी भी कोई उनको बहुत सकारात्मक और ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा जो है, आखिरी जो मुद्दा है वो ये है, महिलाओं के साथ अत्याचार अभी भी हमारे इस समाज में थम रहे हैं। मैं खुद भी नहीं समझ पाता हम कैसे ये क्रूर और अमानवीय समाज की रचना कर रहे हैं। इस समाज को हम लेकर के कहां जाएंगे? एक तरफ हम बात करते हैं कि हम बहुत साक्षर हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, संचार साधनों के नए युग में हम हैं, काम करते हैं, लेकिन अत्याचार के जो आंकड़े हैं महिलाओं के, वो सरकारी आंकड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सरकारी आंकड़े इस बात को सबूत देते हैं कि हम कहीं ना कहीं जंगल राज में भी जा रहे हैं। जी, राजेश बादल जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी आरएलडी के मीडिया प्रभारी, अरविंद सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी हाँ नेता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के आप नेता प्रवक्ता, आज सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मुझे बहस खत्म करनी है। ठीक 10 मिनट बाद पहले चरण के मतदान का समय खत्म हो जाएगा। हम आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने आस पड़ोस से पूछिए कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने अपनी आहुति डाली या नहीं, यानी कि जाकर मतदान करिए। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।